हेलो स्टूडेंट, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर 11th क्लास के 4th चैप्टर के अंदर अपने डिस्कस कर रहे थे ऑक्टेट रूल को। और आज अपने ऑक्टेट रूल के लिमिटेशन पर पहुंच चुके हैं। तो लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट थ्योरी की लिमिटेशन क्या है, एक बार रिवाइज कर ले कि ऑक्टेट रूल क्या था। आपने कहा था कि कोई भी जो एटम है वो स्टेबल होने के लिए अपने जो वैलेंस शेल है उस वैलेंस शेल में वो ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है। मींस वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को वो करना चाहता है। इसके लिए वो इलेक्ट्रॉन को लूज, इलेक्ट्रॉन को गेन या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर लेता है। दैट मीन्स जो एटम होता है वो अनस्टेबल होता है, वो स्टेबिलिटी के लिए क्या करता है, मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करता है। और वो स्टेबल मॉलिक्यूल कैसे बनाता है, इलेक्ट्रॉन को गेन और लूज करके या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके वो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, अब अपने बात करेंगे कि इसका मतलब जिसके आउटर शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो मॉलिक्यूल तो क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। और जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिनका जो वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल, नियरेस्ट नोबल गैस के जैसा नहीं है, दैट मीन्स वो क्या होना चाहिए, अनस्टेबल होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। तो इसके अंदर कुछ लिमिटेशन देखें, जहाँ पर जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है फिर भी वो क्या कर रहे हैं, स्टेबिलिटी को शो कर रहे हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले अपने पास जो आता है वो आता है इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। फर्स्ट इसमें कहते हैं अपने इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। जो हमारा सेंट्रल एटम है उस सेंट्रल एटम का जो ऑक्टेट है वो ऑक्टेट क्या रहेगा, अनकम्प्लीट रहेगा। अनकम्प्लीट होने की वजह से भी वो क्या है, स्टेबल होते हैं। उसके ऊपर अपने डिस्कस करेंगे। ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स का मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे एग्जांपल आता है हमारे पास LiCl का, BeCl2 का, BCl3 का। ये जितने भी एग्जाम्पल अपने डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, इन सभी के अंदर अपने जो देख रहे हैं BF3 भी ले सकते हैं, AlCl3 भी देख सकते हैं। तो इन सभी एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो जो सेंट्रल एटम है उसका जो ऑक्टेट है वो क्या रह रहा है, अनकम्प्लीट रह रहा है। जैसे LiCl में देखें तो लिथियम की जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर है उसमें उसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट होता है और वो किसके साथ ऐड हो रहा है, Cl के साथ ऐड हो रहा है। और Cl के जो वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका ऑक्टेट अगर देखा जाए तो अपने देखें लिथियम का तो डुप्लेट ही कंप्लीट हो रहा है, क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है, लिथियम, और लिथियम का ऑक्टेट यहाँ पर क्या रह रहा है, इनकम्प्लीट टाइप का रह रहा है। इसी तरह से BeCl2 की बात करें तो बेरिलियम यहाँ पर 2 क्लोरीन के साथ ऐड हो रहा है और क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, हो गए 7 इलेक्ट्रॉन। अब बेरिलियम के ऑक्टेट में इलेक्ट्रॉन होते हैं ओनली 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बेरिलियम के हो गए। तो बेरिलियम ने ये Cl अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, इस तरफ ये Cl ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया और यहाँ पर ये बेरिलियम। तो बेरिलियम के पास देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 ही इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। इसका मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट ना होते हुए भी ये मॉलिक्यूल क्या है, स्टेबल है। इसी तरह से BF3 की बात कर सकते हैं, तो ये BF3 हो गया। और बोरोन के पास जो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन बोरोन के हो गए। इसके अलावा फ्लोरीन इसके साथ ऐड हो रहा है, तो ये फ्लोरीन हो गया। तो यहां देखें फ्लोरीन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। लेकिन जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम कौन है, बोरोन। तो बोरोन का यहाँ पर अपने को ऑक्टेट कंप्लीट दिखाई नहीं दे रहा, उसके सेंट्रल एटम के पास ओनली 6 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है फिर भी ये क्या होते हैं, स्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो यहाँ पर ये लिमिटेशन में आ जाता है कि जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता मॉलिक्यूल का, वो भी क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो फर्स्ट इसकी लिमिटेशन। इसके बाद में सेकंड लिमिटेशन को डिस्कस करेंगे और सेकंड जो लिमिटेशन है वो है ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। सेकंड लिमिटेशन क्या है, ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। आपने कहा था कि जो बॉन्ड बनता है वो इक्वल शेयरिंग के थ्रू बनता है,
ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से आता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे, तो दो इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या करते हैं, एक बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो अपने सिंगल बॉन्ड है वो दो इलेक्ट्रॉन के या वन इलेक्ट्रॉन पेयर से बनता है, डबल बॉन्ड टू इलेक्ट्रॉन पेयर से बनता है, और ट्रिपल बॉन्ड थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर से बनता है। तो इसका मतलब वहां पर जो पेयर बना, इसका मतलब वहां पर जो इलेक्ट्रॉन है उस मॉलिक्यूल के अंदर वो इवन नंबर के अंदर है। ठीक है, सिंपल सी बात है, तभी तो वो पेयर बनेगा ना। लेकिन अपने कहते हैं जिनके पास ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो फिर स्टेबल कैसे हुए, इस चीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर सका। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पर NO का एग्जांपल ले सकते हैं और NO2 का एग्जांपल ले सकते हैं। अब नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में होते हैं 6। तो कितने हो गए यहाँ पर, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 17, सॉरी यहाँ पर तो 2 ही हैं, तो 5 और 6 कितने हो गए 11। इसी तरह से इसके पास 5 + 6 + 6, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 17। तो इनके वैलेंस शेल में जो टोटल इलेक्ट्रॉन है मॉलिक्यूल के अंदर वो किस में प्रेजेंट है, ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हुए भी ये जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल रहते हैं। इस चीज़ को भी जो ऑक्टेट जो थ्योरी है वो ऑक्टेट थ्योरी इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखें इसमें लिमिटेशन, और नेक्स्ट लिमिटेशन है अपने पास एक्सपेंडेड ऑक्टेट। एक्सपेंडेड जो अपने ऑक्टेट है वो ऑक्टेट क्या होगा, एक्सपेंड हो जाएगा। तो एक्सपेंडेड ऑक्टेट ऑफ, ठीक है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम ऑफ द सेंट्रल एटम। कि आपने कहा था कि किसी भी मॉलिक्यूल के स्टेबल होने के लिए उसके पास ऑक्टेट होना जरूरी है। तो फर्स्ट लिमिटेशन तो बताई थी जिसमें ऑक्टेट से कम थे इलेक्ट्रॉन। अब सेकंड जो बात कर रहे हैं जिसमें ऑक्टेट से ज्यादा है फिर भी वो क्या है, स्टेबल है। कैसे, मैंने एग्जांपल लिया यहां पर देखो, एक तो मैंने एग्जांपल लिया PCl5 का और एक एग्जांपल ले लिया मैंने SF6 का। तो इसमें जो सेंट्रल एटम है, जैसे इसमें फास्फोरस है और इसमें क्या है, सल्फर है, तो इसको ड्रॉ किया जाए तो फास्फोरस के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या जो लोविस डॉट स्ट्रक्चर बनाए तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं, और क्लोरीन इसके साथ ऐड हो रही है, और क्लोरीन के पास आपने को पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये क्लोरीन हो गया। अब इसको अगर अपने ये फास्फोरस सेंट्रल एटम था, इसकी लोविस डॉट स्ट्रक्चर अगर मैं शो करता हूँ तो ये इसकी लोविस डॉट स्ट्रक्चर होगी। आप इसमें देखो यहाँ पर कि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो गए, 10 हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर, 10 इलेक्ट्रॉन अपने को दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, क्लोरीन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया हुआ है, यहाँ क्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, लेकिन जो सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल एटम जो है, उस सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो गया, 10 हो गया। तो एक्सपेंड हो गया, ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर भी ये क्या है, स्टेबल है। इसी तरह से सल्फर की बात कर सकते हैं, तो सल्फर में इसके पास जो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, और इसके साथ ऐड कौन हो रहा है, फ्लोरीन को अपने यहाँ पर ऐड कर रहे हैं इसके साथ, और फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं। ये हो गया। तो अब इसका ऑक्टेट देखा जाए किसका, अपने सल्फर का अगर ऑक्टेट देखते हैं अपने, तो सल्फर के ऑक्टेट में जो इलेक्ट्रॉन हो गए वो कितने हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, फ्लोरीन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया, ये फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन सल्फर का एक्सपेंड हो गया, ऑक्टेट से ज़्यादा उसके पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, फिर भी सल्फर जो SF6 है वो एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, एक स्टेबल मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करता है। तो ये हमारे पास जो ऑक्टेट जो थ्योरी है उस ऑक्टेट थ्योरी की लिमिटेशन है। इसके अलावा जो नेक्स्ट एक और देख सकते हैं, शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स, नेक्स्ट आती है इसमें जो लिमिटेशन,
वो लिमिटेशन है हमारे पास शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल है, जो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, उन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की जो शेप कैसी है, इसके बारे में भी अपने को जो ऑक्टेट थ्योरी है वो नहीं बताती है। जैसे अपने CH4 है, CH4 की शेप कैसी है, या PCl5 की शेप कैसी है, SF6 की शेप कैसी है, उस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन नहीं करती है। इसी तरह से कल अपने C2H4 जो फॉर्मूला किया था, एथीन की फॉर्मूले की बात की थी, तो मैंने यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन को अरेंज जो किया था वो किस टाइप से अरेंज होता है, जो अगर किसी बच्चे को अगर पता है तो वो उनको अरेंज कर सकता है, लेकिन अगर किसी को नहीं पता है तो किस तरह से उनको अरेंज करेगा, इस चीज़ के बारे में भी जो ऑक्टेट थ्योरी है वो एक्सप्लेन नहीं करती है। तो मॉलिक्यूल्स की जो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं उनकी शेप कैसी होगी, उस शेप के बारे में ये कुछ भी अपने को नहीं बता पाती है। उनकी शेप किस टाइप सी है उसके बारे में अपने को थ्योरी अपने को नहीं बता पाएगी। ठीक है, तो ये अपने पास जो ऑक्टेट थ्योरी है इसके लिमिटेशन आ जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट अगर अपने बात करें यहाँ पर, अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या है इसको अपने डिस्कस करते हैं। यहाँ पर फॉर्मल चार्ज क्या होता है, तो यहाँ पर इसकी जो डेफिनेशन दी गई है क्या है एक्चुअल में, अपने कहा इन पॉली एटॉमिक आयंस द नेट चार्ज इज द चार्ज ऑन द आयन एज वेल एज ए whole and not on the individual atoms present in the ions. If needed charge can be assigned to individual atoms or ions, these called फॉर्मल चार्ज। कि कोई भी जो पॉली एटॉमिक जो आयन है, पॉली एटॉमिक आयन कौन सा हो सकता है, जैसे अपने कार्बोनेट आयन की बात कर लेते हैं, तो कार्बोनेट आयन एक पॉली एटॉमिक आयंस है, ठीक है। जैसे CO3 -2 एक पॉली एटॉमिक्स आयन है। इस पॉली, अब जैसे Cl क्लोराइड है, तो Cl क्लोराइड तो एक इंडिविजुअल आयन है, कैसा है, एक इंडिविजुअल आयन है। Na+ कैसा है, एक इंडिविजुअल आयन है, ठीक है। इसी तरह से अमोनियम एक पॉली एटॉमिक आयंस है। तो इन जो पॉली एटॉमिक्स आयन के ऊपर अपने बात करें, जो इंडिविजुअल आयन है, उन इंडिविजुअल आयन में तो देखें कि Cl पर चार्ज कितना है, -1 है, सोडियम पर चार्ज कितना है, +1 है। आयरन की बात करें तो कहता है आयरन पर चार्ज कितना है, +2 है। तो ये इंडिविजुअल चार्ज हो गया, किसी पर्टिकुलर एक एटम के ऊपर चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जब बात करता है कि वो पॉलीएटॉमिक आयंस की बात करता है, जैसे अमोनियम और कार्बोनेट की बात करें, तो ये जो अमोनियम पर जैसे चार्ज अपने को +1 चार्ज देखने को मिल रहा है, या कार्बोनेट पर अपने को -2 चार्ज देखने को मिल रहा है, तो ये कार्बोनेट का जो -2 चार्ज है वो यहाँ पर टोटल एटम कितने हैं, 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन, टोटल 4 एटम हो गए। तो उन 4 एटम में से किसके ऊपर कितना चार्ज है, इस चीज के बारे में अपने को यहाँ पर नहीं बता सकते हैं। इस तरह से अमोनियम में बात करें, 1 नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन, टोटल पर चार्ज कितना है, +1 चार्ज है। तो ये कह रहा है कि पूरे मॉलिक्यूल पर, या पूरे अपने यहाँ पर यही कहा है कि द नेट चार्ज इज द चार्ज ऑन द आयंस एज ए होल एंड नॉट ऑन द इंडिविजुअल एटम्स प्रेजेंट इन द आयन। तो कह रहा है कि वो पूरे मॉलिक्यूल पर वो चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्टिकुलर किसी एक एटम पर चार्ज को रिप्रेजेंट वो नहीं कर पाता है, ठीक है। तो वो कहता है कि अगर वहां पर पर्टिकुलर किसी एक एटम पर अपने को चार्ज अगर अपने को फाइंड करना है, इफ नीडेड द चार्ज कैन बी असाइंड टू इंडिविजुअल एटम्स और आयन, दीज कॉल्ड फॉर्मल चार्ज, ठीक है। तो ऐसे चार्ज को क्या बोला जाता है, फॉर्मल चार्ज बोला जाता है। अब फॉर्मल चार्ज को निकाला कैसे जाता है किसी भी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में से, तो इसके लिए अपने को फॉर्मूला दिया गया है। तो फॉर्मल चार्ज इज इक्वल, इसने कहा है इक्वल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द एटम, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द एटम माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसमें से माइनस क्या कर देंगे, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे, और उसमें से फिर माइनस कर दिया जाता है 1/2, ठीक है, हाफ नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को उसमें से क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाएगा। इस तरह से अपने इंडिविजुअल चार्ज को फाइंड किया जा सकता है, ठीक है। तो अब मैं किसी एक मॉलिक्यूल्स पर बताता हूं कि किस तरह से अपने इंडिविजुअल चार्ज को फाइंड करते हैं, इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए।
सबसे पहले ओजोन में बात करें, ठीक है, न्यूट्रल एटम है, कोई दिक्कत नहीं है, ओजोन O3 एक न्यूट्रल एटम है। लेकिन क्या ओजोन जब फॉर्मेशन हुई है तो क्या ये न्यूट्रल था, किसी भी एटम पर कोई चार्ज था या नहीं, इस चीज़ को देखते हैं। तो ओजोन देखिए इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, इसके पास अपने को पता है कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के पास, तो ये इसके 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसने कर लिया, इस तरह से इस ऑक्सीजन ने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। तो इन्होंने इक्वल शेयरिंग की, O डबल बॉन्ड O, और इसके पास ये जो बचे वो कौन से बचे, अनशेयर्ड बचे। इस तरह से अब ये ऑक्सीजन देखो यहाँ पर इक्वल शेयरिंग नहीं हो रही है, वहाँ पर शेयर कौन कर रहा है, देखो ये ऑक्सीजन डोनर है और ये कौन है, एक्सेप्टर, डोनर टू एक्सेप्टर। तो कौन सा बॉन्ड हो गया, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो गया। तो ये अपने पास डोनर टू एक्सेप्टर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इसको शो कर दिया इस तरीके से। तो यहाँ पर ये, तो इसने तो शेयर किए नहीं, इसके सारे इलेक्ट्रॉन क्या रह गए, अनशेयर्ड रह गए। ये इस तरह से भी हो सकता था, इससे अपोजिट भी तो बना सकते थे ना। तो इससे अपोजिट क्या हो सकता था, इस इलेक्ट्रॉन के, इस ऑक्सीजन के साथ तो डोनर टू एक्सेप्टर रहता ये, और इसके साथ वो क्या बना लेता, डबल बॉन्ड बना लेता। तो ये स्ट्रक्चर हो गई। ये दोनों टाइप की जो स्ट्रक्चर है वो किसकी है, ओजोन की स्ट्रक्चर है। तो मैं पर्टिकुलर किसी एक स्ट्रक्चर को लेता हूँ और इस ऑक्सीजन को मैं ऑक्सीजन 1 नंबर दे देता हूँ, इसको 2 नंबर दे देता हूँ और इसको 3। तो इस स्ट्रक्चर के बेस पर मैं फॉर्मल चार्ज निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो FC को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले फर्स्ट एटम के FC को निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें फॉर्मूले में क्या दिया गया था, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द एटम। तो इस ऑक्सीजन एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, अपने को पता है। माइनस क्या करना है अपने को, तो माइनस इसमें से करना है नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देखो ऑक्सीजन के अनशेयर्ड कितने हैं, ये वाले जो सिर्फ ऑक्सीजन के सर्कल के अंदर है, तो 2 और 2 4, तो माइनस क्या हो गया 4। फिर क्या किया था आपने, -1/2 इंटू आपने क्या किया था, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन ने शेयर कितने किया, यहां पर देख सकते हैं ऑक्सीजन के जो शेयर इलेक्ट्रॉन है वो आपको कितने दिखाई दे रहे हैं यहां पर। तो ऑक्सीजन के अंदर जो शेयर इलेक्ट्रॉन है वो अपने को यहाँ पर 4 का शेयरिंग हो रही है। देखो यहाँ पर ये टोटल कितने शेयर हो रहे हैं अपने पास, 4, तो हाफ। तो कितना आ जाएगा इसमें। इसी तरह से सेकंड एटम का देखें, तो सेकंड एटम इसको नाम दिया, तो वैलेंस शेल में 6 है, माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, माइनस 1/2 इंटू इसमें इसके सर्किल में देखो कितने आ रहे हैं 4 और 2 कितने आ गए 6। और थर्ड ऑक्सीजन की अगर बात करें तो वैलेंस शेल में कितने हैं 6, माइनस ये कह रहा है नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसमें अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो कितने रहे, 2 2 4 और 2 6, तो 6 माइनस 1/2 इंटू शेयर इलेक्ट्रॉन। तो शेयर इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं 2 ही है, ठीक है। तो फर्स्ट को अगर सॉल्व करते हैं 6 माइनस 4/2, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास 0 आ जाएगी। इसका मतलब फर्स्ट जो एटम है उसके ऊपर इंडिविजुअल चार्ज, जिसको अपने फॉर्मल चार्ज जो बोला गया था, वो कितना आता है हमारा 0 आता है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर जो फॉर्मल चार्ज आएगा वो कितना आएगा, इंडिविजुअल +1 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा -1 आएगा। तो टोटल चार्ज देखो +1 -1 0, टोटल जो चार्ज है ओजोन पर वो कितना है 0 है। लेकिन अगर इंडिविजुअल चार्ज की मैं यहाँ बात करता हूँ तो इंडिविजुअल चार्ज तीनों में क्या आ रहा है, अलग अलग देखने को अपने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये ओजोन का फॉर्मल चार्ज हो गया जिसको अपने यहाँ पर फाइंड किया गया है। इसके अलावा जैसे अपने कार्बोनेट आयन के भी फॉर्मल चार्ज को अगर अपने डिस्कस करते हैं, कार्बोनेट आयन का फॉर्मल चार्ज किस तरह से निकाला जाता है। तो कार्बोनेट की जो स्ट्रक्चर अपने कल डिस्कस की थी और अपने पास जो स्ट्रक्चर बनी थी वो कुछ इस टाइप से बनी थी, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O। तो 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से ऐड रहते हैं और एक ऑक्सीजन क्या रहता है, डबल बॉन्ड से ऐड रहता है। और इस पूरे पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, -2 चार्ज अपने को देखने को मिलता है। तो ये तो पूरे मॉलिक्यूल पर -2 चार्ज देखने को मिल रहा है। अब एक एक एटम पर अगर देखा जाए, सबसे पहले अपने देखते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन एटम, ठीक है। फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन एटम, कार्बन एटम पर फॉर्मल चार्ज अपने को देखना है। तो कार्बन एटम का फॉर्मल चार्ज कितना आएगा, सबसे पहले जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या कहता है अपने को, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द एटम। तो कार्बन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 4 होते हैं, सभी को पता है।
माइनस क्या करना है अपने को, इसमें से माइनस करना है नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन थे वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, शेयर कर लेता है। इसका मतलब इसके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं, 0। -1/2 इंटू अपने को करना है यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की जो शेयरिंग करता है वो कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है अपने इसमें अगर देखा जाए, डिस्कस किया जाए, तो कार्बन 8 की शेयरिंग कर रहा है। कैसे देखो, ये हो गए अपने पास 2 2 4 और ये 2 6 और ये 2 8, ठीक है, तो 8, ठीक है 8। इस तरह से इसको अगर निकाला जाएगा तो कार्बन पर जो फॉर्मल चार्ज है या इंडिविजुअल चार्ज है वो कितना देखने को मिलेगा अपने को, 0 देखने को मिलेगा। इसी तरह से फॉर्मल चार्ज ऑन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम, सेकंड निकालते हैं, फॉर्मल चार्ज ऑन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम पर देखते हैं, ठीक है। इन दोनों पर सिंगल बॉन्ड वाले पर सेम आएगा, तो अलग अलग देखने की अपने को जरूरत नहीं है। तो ऑक्सीजन के अंदर जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं, अपने को सभी को पता है। माइनस क्या करना है अपने को, नंबर ऑफ अपने को करना है अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं अगर अपने डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन पर देखें तो 2 और 2 कितने दिखाई दे रहे हैं, 4, तो -4। -1/2 इंटू नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन ने जो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग की है वो भी 4 की है, देखो 2 और 2 कितना किया है, 4 किया है। तो यहाँ पर इस कार्बन पर अगर फॉर्मल चार्ज अगर निकाला जाए ऑक्सीजन पर, सॉरी, तो वो कितना आता है, 0 आता है। तो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन पर जो फॉर्मल चार्ज होगा वो क्या होगा, 0 होगा। फिर अपने नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम, कि जो सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन एटम ऐड है उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना आएगा। तो सबसे पहले नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस अपने को करना है नंबर ऑफ जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अनशेयर्ड देख सकते हो इसके पास 2 4 6 सारे के सारे अनशेयर्ड, ये इसने तो शेयर किए नहीं। -1/2 इंटू नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो शेयरिंग कर रहा है वो देखो ओनली 2 इलेक्ट्रॉन को ये शेयर कर रहा है, तो 2। इसका मतलब यहाँ पर जो इसका रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट कितना आएगा अपने पास, -1 रिजल्ट आएगा। तो -1 इसका मतलब यहाँ पर जो सिंगल बॉन्ड से जो ऑक्सीजन एटम है वो 2 ऑक्सीजन एटम ऐड रह रहे हैं। तो 2 ऑक्सीजन एटम ऐड है, इसका मतलब एक पर -1 तो दूसरे पर भी क्या हो गया, -1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अपने इस तरह से कह सकते हैं ना, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O -1 O-1। तो दोनों ऑक्सीजन पर -1 चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना देखने को मिलता है अपने को, -2 चार्ज देखने को मिलता है। तो फॉर्मल चार्ज क्या है कि पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में जो इंडिविजुअल चार्ज अगर फाइंड किया जाता है, पर्टिकुलर किसी एक एटम पर जो इंडिविजुअल चार्ज को फाइंड करते हैं उसी को ही अपने क्या बोला जाता है, फॉर्मल चार्ज उसको नाम दिया जाता है या फॉर्मल चार्ज उसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मल चार्ज की बात की इसके अंदर। इसके बाद में जो नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक रहेगा इसके अंदर अपने को कुछ एक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मल चार्ज फाइंड करोगे। जैसे मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ, इनको आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप इसमें देंगे। एक तो आपको अमोनियम आयन का फॉर्मल चार्ज देना है, ठीक है, अमोनियम आयन का फॉर्मल चार्ज आपको डिस्कस करना है। इसके अलावा अमोनियम आयन के अलावा आप जो फॉर्मल चार्ज देंगे वो नाइट्राइट आयन का देंगे, नाइट्राइट NO2- का। इसके ऊपर अपने फॉर्मल चार्ज आप मेरे को बताएंगे कि इसका जो फॉर्मल चार्ज है वो फॉर्मल चार्ज कितना देखने को मिलता है, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज टॉपिक कंप्लीट हो गया, मैं होप आपको ये समझ आया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अपने रखेंगे बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, ठीक है, इनके ऊपर अपने रखा जाएगा। थैंक यू।